प्यारे बच्चों, 10वीं कक्षा के गणित की पुस्तक प्रश्न प्रदर्शिका के थर्ड चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरणों की युग्म के फर्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम इस चैप्टर के कुछ बेसिक कंसेप्ट और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को रिवाइज करेंगे। उसके बाद जो है प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। इस प्रश्नावली में सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। ये प्रश्न जो है आपको बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम NTSC वगैरह फाइट करोगे उसमें भी आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं। तो इसको मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक समीकरण है 21x प्लस 47y बराबर 110। ये मैंने कोई भी अपनी तरफ से एक समीकरण ले लिया। अब इसमें देखिए कि यहाँ पर दो चर हैं x और y, ठीक। तो ये दो चरों वाला समीकरण हो गया। अब रैखिक समीकरण क्या होता है कि जिस समीकरण में चर की घात 1 हो, ठीक, चर की घात कितनी हो, 1 हो, वो रैखिक समीकरण होता है। तो यहाँ पे देखिए x की घात भी 1 है और y की घात भी 1 है, ठीक। तो ये होता है दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अब इस जैसा ही हम एक समीकरण और लिख देते हैं जिसमें सेम वही चर हो। तो जैसे मान लिया मैंने लिख दिया यहाँ पर 47x प्लस यहाँ पर अपनी मर्जी से लिख देता हूँ 20y बराबर 163, ठीक। तो मैंने ऐसे दो चर वाला एक रैखिक समीकरण और लिख दिया जिसमें चर क्या हो, समान हो। तो ऐसे दो समीकरणों का जो जोड़ा है वो क्या कहलाता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाते हैं। इस तरह के जोड़े, ठीक। तो यहाँ पर आपने क्या समझा कि ये भी एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है और ये दूसरा भी एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है और दोनों में देखिए चर क्या है, समान है। तो इस तरह के जो समीकरणों के जो युग्म है वो क्या कहलाते हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाते हैं। तो इस चैप्टर में हम इसी टाइप के जो समीकरण हैं उनको सोल्व करेंगे और उसको सोल्व करने की विभिन्न विधियां सीखेंगे और इस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम सोल्व करेंगे। अब देखिए कि इन समीकरणों को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट समीकरण है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 21x प्लस 47y और ये बराबर में 110 है। इसको लेफ्ट साइड में ला करके, जैसे इधर प्लस का लेफ्ट साइड में आती माइनस का हो जाएगा, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। इसी तरह से जो दूसरा समीकरण है इसको आप लिख सकते हो 47x प्लस 20y माइनस 163 बराबर 0, ठीक। यानी इस रूप में भी आप लिख सकते हो, इस रूप में भी लिख सकते हो। अब देखिए कि अब मैं आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप बताता हूँ क्या होता है। क्या सीखना में दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। व्यापक रूप में जनरल फॉर्म में जो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक। इसी तरह से दूसरा जो समीकरण है इसको मैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ये जो रूप है रैखिक समीकरणों का, ये इसका व्यापक रूप है। यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 और c2 ये सभी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। और इन संख्याओं पे एक कंडीशन लगी हुई है कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर शुड नॉट इक्वल टू 0। तो अब देखिए इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यही है कि a और b दोनों एक साथ 0, a1 b1 0 नहीं होना चाहिए दोनों, और a2 और b2 भी दोनों 0 नहीं होने चाहिए, ठीक। अब देखिए कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को उसके व्यापक रूप के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि पहले समीकरण को हम जनरली पहले के साथ कंपेयर करते हैं और दूसरे समीकरण को दूसरे रूप के साथ हम कंपेयर करते हैं। तो अगर इन दोनों की आप तुलना करो तो क्या निकलेगा, देखिए कि एक बार मैं तुलना करने के लिए, एक बार आपको समझाने के लिए इसको उठा के इसके ऊपर ही लिख देता हूँ कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0।
तो यहां से अगर पहले समीकरण से देखें तो a1 क्या है, जो x का गुणांक है वो a1 है, तो यहाँ x का गुणांक क्या है 21। तो इस समीकरण के लिए जो a1 है वो क्या हो गया 21। b1 क्या होगा, यहाँ से देखिए b1 47 है, यानी जो y का गुणांक होता है उसको हम b1 कहते हैं पहले समीकरण में। और पहले समीकरण का जो ऐसर पद है वो c1 है -110। इसमें साइन का विशेष ध्यान रखना आपने। इसी तरह से आप जब व्यापक रूप का जो दूसरा समीकरण है उसको दूसरे के साथ कंपेयर करो, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a2 देखिए कितना है, x का गुणांक देखिए दूसरे समीकरण में 47, b2 जो है वो कितना आ गया 20, और c2 जो है वो माइनस का 163। ठीक, आपने यहाँ पर प्लस माइनस साइन का विशेष ध्यान रखना होता है। ओके, तो अगर हम ये ऊपर ना भी लिखें, इसके साथ ना भी लिखें, तो भी आपको पहचान होनी चाहिए कि x का जो गुणांक है पहले समीकरण में वो x a1 है, y का जो गुणांक है पहले समीकरण में वो b1 है, ऐसर पद है वो c1 है। इसी तरह से दूसरे समीकरण वालों के साथ 2 लगता है, तो x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और जो ऐसर पद है वो c2 है। ओके, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 की आपको पहचान हो गई है। तो इनको मैं आगे सवालों में यूज करूंगा। ठीक है, अब आगे हम समझते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या होता है। तो इसको मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं कि मान लेते हैं मेरे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं, 2x प्लस 3y बराबर 22, और दूसरा मैं ले लेता हूँ 3x माइनस 2y बराबर 7। ठीक, ये हमारे पास एक दो चर वाले रैखिक समीकरणों का एक युग्म है। तो देखिए कि अब इसका हल क्या है, हल का मतलब क्या है, पहले तो ये समझते हैं कि x और y का वो मान जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर दे, यानी x और y का वो मान जो पहले समीकरण में x की जगह और y की जगह रख दे तो 22 आए, दूसरे समीकरण में x और y की जगह रखें तो 7 आए। तो x और y के वे मान क्या कहलाते हैं, इस युग्म हल कहलाता है। इस केस में देखिए कि यदि मैं x बराबर 5 रखूं और y बराबर 4 रखूं तो देखिए क्या होगा कि इसमें x की जगह पर 5 रखिए 2 गुणा 5, फिर ये वाला प्लस, और y की जगह पर 4 रखिए 3 गुणा 4, तो 5 दूनी 10 प्लस 12, 10 प्लस 12 कितना आ गया 22, राइट हैंड साइड आ गई। इसका मतलब पहला समीकरण तो संतुष्ट हो गया। और दूसरा भी इसमें रख के देखें, 3 गुणा 5, x की जगह 5 रखना है, माइनस y की जगह 4 रखना है, 2 गुणा 4, तो 15 माइनस 8 कितना आ गया 7। इधर भी राइट हैंड साइड कितनी 7। तो x और y की ये जो मान है इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते हैं। ठीक, तो x और y का ये मान जो है इस समीकरण युग्म का एक क्या है, हल है। अब देखिए कि किसी समीकरण युग्म के इस तरह से एक हल भी हो सकता है, एक अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब होता है उस जैसा और कोई ना हो, अद्वितीय हल। ठीक, जैसे इस केस में आया है। अब कुछ ऐसे समीकरण युग्म होते हैं जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, बहुत सारे हल हो सकते हैं। ठीक, कि जो वैल्यूज x और y की पहले समीकरण को संतुष्ट करती है वो पक्का दूसरे को भी संतुष्ट करती है। इस तरह से अपरिमित रूप से अनेक हल भी हो सकते हैं। से अनेक हल भी हो सकते हैं। और कुछ रैखिक समीकरण युग्म ऐसे भी होते हैं जिनका कोई हल नहीं होता। ठीक, तो देखिए कि जिस समीकरण युग्म का हल निकले, चाहे वो एक निकले चाहे अपरिमित रूप से अनेक निकले, अगर हल होता है समीकरण युग्म का तो ऐसा
समीकरण युग्म जो है वो क्या कहलाता है? संगत कहलाता है। संगत भी कह देते हैं या अविरोधी भी कह देते हैं इसको। ऐसा समीकरण युग्म क्या कहलाता है? संगत या अविरोधी कहलाता है। और जिस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं निकलता उसको हम कहते हैं असंगत। असंगत रैखिक समीकरण युग्म या विरोधी समीकरण युग्म भी इसको हम कह देते हैं। ठीक। लेकिन अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर कि हमें क्या पता लगेगा कि कौन से समीकरण युग्म का एक हल है, किसके अपरिमित रूप से हल है, अनेक हल है, किसका कोई हल नहीं है। तो आप चिंता मत करो, अभी मैं आपको पूरी डिटेल से समझाता हूँ, आप सब कुछ समझ जाओगे। तो आगे बढ़ते हैं एक बार। तो जो बात मैंने अभी बताई है वो इस फ्लो चार्ट से देखिए कि रैखिक समीकरणों का जो एक युग्म है वो कैसा हो सकता है? संगत भी हो सकता है और असंगत भी हो सकता है। संगत हो सकता है इसका मतलब उसका या तो एक अद्वितीय हल होगा, केवल एक हल होगा उसका, ठीक, या उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी एक हल होता है या अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो वो समीकरण युग्म संगत या अविरोधी होता है। ठीक। और असंगत का मतलब है कि उसका कोई हल नहीं होता है। ठीक, ये बात हम पढ़ चुके हैं। अब आइए मैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपको ये समझाता हूँ कि किस समीकरण युग्म का केवल एक हल होगा यानी एक अद्वितीय हल होगा, किसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और कौन सा समीकरण युग्म ऐसा होता है जिसका कोई हल नहीं होता है। तो अब यहाँ पर देखिए कि आपके पास ये दो समीकरण है, 2x + 3y = 22, 3x - 2y = 7। तो यहाँ पर a1/a2 कंपेयर कीजिए। a1 यहाँ पर क्या है? 2 और a1/a2, a2 कितना है? 3। ठीक। b1/b2 देखिए 3 और 3/-2। अब पहले तो इन दोनों को देखिए, क्या ये आपस में बराबर हैं? 2/3 क्या 3/-2 के बराबर हैं? नहीं है। ठीक। अगर नहीं है तो इसका केवल एक हल होगा दोबारा से कि यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी पहले में x का गुणांक वटे में दूसरे में x का गुणांक कंपेयर कीजिए। ठीक, किसके साथ? दूसरे में y का, पहले में y का गुणांक वटे में दूसरे में y का गुणांक। ठीक। तो अगर ये आपस में बराबर नहीं है तो केवल एक हल होगा या एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा इसका। ठीक। अब दूसरा केस देखिए कि a1/a2 कंपेयर कीजिए। यहाँ पर कितना है? 2/4। b1/b2 3/6। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये भी 1/2 है और ये भी 1/2, यानी आपस में बराबर है। तो a1/a2 बराबर है b1/b2। तो आप c1/c2 को भी कंपेयर कीजिए। यहाँ पर c1/c2 कितना है? 22/44। ये 22 से कट जाए, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, यानी ये भी 1/2 के बराबर है। तो ये c1/c2 के बराबर है। ठीक। तो इस केस में इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल इसके होंगे। ठीक। अब तीसरे केस में देखिए कि a1/a2 कंपेयर कीजिए, b1/b2 कंपेयर कीजिए और इनको देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये आपस में बराबर है। बराबर है तो आपको तीसरा कंपेयर करने की जरूरत है 22/13। क्या ये 1/2 के बराबर है? नहीं है। तो इस केस में क्या है? a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। अगर ऐसा केस आया तो इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक। तो आपको मैंने यहाँ पर 3 केसेस बताए कि पहले केस में क्या बताया कि यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के तो इसका एक हल होगा। ठीक। अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के और वो बराबर है c1/c2 के, अगर सारे बराबर हैं
तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक, अब देखिए कि पहले दो रेशियो बराबर हैं लेकिन तीसरा रेशियो बराबर नहीं है, तो उस केस में इसका कोई हल नहीं। ठीक, अब देखिए कि इस तरह से अनुपातों की तुलना करके हम ज्ञात कर सकते हैं कि कौन से समीकरण युग्म का किस प्रकार का हल होगा। ठीक, अब अनुपातों की तुलना के अलावा हमारे पास एक मेथड और भी है, जो है ग्राफीय मेथड या ज्यामितीय मेथड। उससे भी हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि किस समीकरण युग्म का किस तरह का हल होगा या हल होगा ही नहीं। अब देखिए कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो एक समीकरण का ग्राफ जो है एक सीधी रेखा आती है हमेशा ही। ठीक, वो सीधी रेखा इस तरह से भी हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है, कैसे हो सकती है, एक सीधी रेखा आएगी ग्राफ के ऊपर। ठीक, तो अब ये ग्राफ कैसे ड्रा करना है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार आप ये समझ लीजिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो एक ग्राफ होता है वो हमेशा क्या होता है कि सीधी रेखा होता है। तो यदि मैं इस पहले समीकरण का ग्राफ ड्रा करूं तो ये जो आपको रेड लाइन दिखाई दे रही है इस तरह से एक सीधी रेखा आएगी, और दूसरे समीकरण का अगर मैं ग्राफ ड्रा करूं तो ये इस तरह से जो ब्लू लाइन है इस तरह से एक सीधी रेखा आएगी, और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये जो रेखाएं कहलाती है प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक, तो यदि दोनों समीकरणों का ग्राफ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है या प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है तो उस केस में उस समीकरण युग्म का क्या होता है कि अद्वितीय हल होता है। यानी अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती तो उसका एक ही हल होगा, जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी लाइनें वो उतने ही उसके हल होंगे। ठीक, तो देखिए अगर आपस में काटती तो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है, तो अगर आपस में लाइनें दो काटेगी, दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो उसका एक हल होगा। ठीक, अद्वितीय का मतलब उस जैसा और कोई ना हो, सिर्फ एक ही हो। ठीक, अब जैसे पहला समीकरण मैंने आसानी के लिए वही लिया है, 2x + 3y = 22 और 4x + 6y = 44। अब देखिए कि 2x + 3y = 22 का ग्राफ ड्रा करूंगा तो एक ऐसे सीधी रेखा आएगी। 4x + 6y = 44 का अगर मैं ग्राफ ड्रा करूंगा तो उसी के ऊपर ही आ जाती है ऐसे सीधी रेखा। इसीलिए इस ग्राफ में आपको दो रेखाओं के बजाय एक ही दिखाई दे रही है कि एक रेखा यहाँ पर है, दूसरी रेखा इसी के ऊपर ही आ गई है। ठीक, तो इस तरह से जो रेखाएं कहलाती है वो कहलाती है संपाती रेखाएं। कौन सी रेखाएं? संपाती रेखाएं। ठीक, अब संपाती रेखाएं देखो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अब दो बिंदुओं के बीच में तो अपरिमित रूप से अनेक बिंदु हो सकते हैं। ठीक, तो ये दोनों रेखाएं जो है अपरिमित रूप से अनेक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो इस केस में समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक, और तीसरा अगर हम केस देखें तो 2x + 3y = 22 का ग्राफ जो ये रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है। ठीक, और दूसरा 4x + 6y = 13, इसका अगर मैं ग्राफ ड्रा करूंगा तो इसी के समांतर रेखा आएगी। देखिए दोनों क्या है? समांतर रेखाएं हैं, और समांतर रेखाएं जो है आपस में किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती, एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक, तो किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती तो इसका कोई भी हल नहीं है। और ये कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं हैं। ठीक, तो अब आपने जो है जो बातें मैंने बताई उसको समराइज करना है कि किसी भी दिए गए समीकरण युग्म का अनुपात कंपेयर करके देखिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो उसका एक हल होगा। ठीक, और रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ठीक, अगर तीनों अनुपात आपस में बराबर है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो इसके जो है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, और रेखाएं कैसी होगी? संपाती रेखाएं। अनेक हल तो अनेक बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करेगी, यानी संपाती रेखाएं होगी, एक दूसरे के ऊपर
आएगी दोनों लाइनें। अब यदि a1/a2 बराबर b1/b2 के पहले दो अनुपात बराबर है लेकिन तीसरा अनुपात बराबर नहीं है तो जो है इसका कोई हल नहीं है, ठीक। और इसकी जो रेखाएं आएगी वो कैसी आएगी, समांतर रेखाएं आएगी। अब ये दोनों जिसमें एक हल हो या अपरिमित रूप से अनेक हल हो वो क्या होते हैं, संगत रैखिक समीकरण युग्म होते हैं, और जिसका कोई हल नहीं होता वो असंगत होता है। अब देखिए कि यहाँ पर एक बात और इम्पोर्टेंट रह गई है कि जहां पर अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, जिन समीकरण युग्मों का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है उनको संगत तो कहती है, संगत के साथ साथ हम क्या कहते हैं, आश्रित भी कह देते हैं इनको। संगत आश्रित रैखिक युग्म होते हैं, ठीक। कैसे होते हैं, आश्रित एवं संगत, ठीक। अब बेसिक कंसेप्ट में देखिए एक चीज और आती है कि दो स्तर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो हल क्या होता है ये तो हम समझ ही चुके हैं। अब हल ज्ञात करने की हमारे पास कई सारी विधियां हैं। एक तो ज्यामितीय आलेखीय विधि, ग्राफ खींच करके हम हल ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा प्रतिस्थापन विधि होती है, तीसरा विलोपन विधि और चौथा वज्र गुणन विधि। अब इन चारों विधियों का जो अध्ययन है हम जब क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसमें साथ के साथ मैं आपको बता दूंगा, ठीक। या आप इसके बारे में डिटेल से और ज्यादा समझना चाहते हैं तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के जो वीडियोस हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं और उनका लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो आप वहां पर जाकर के आप इस चैप्टर को पूरा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले आप यहाँ से एमसीक्यूज कर लीजिएगा। अभी देखिए जो बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़े हैं उसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं। तो हमारी बुक की प्रश्नावली 3.1 से पहले दो एग्जाम्पल दिए हुए, पहले उनको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो दिया हुआ है 5x - 15y = 8 और 3x - 9y = 24/5। ये एक दो स्तर वाला रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है। कहता है कि इसका एक हल है, दो हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है या कोई हल नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो ये हल चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, a1/a2 यानी 5/3, b1/b2 यानी -15/-9। पहले तो इन्हीं को चेक कर लो, 3 3 9 3 5 15 माइनस से माइनस यानी 5/3 = 5/3। ये तो आपस में बराबर है। अब इसको और चेक कर लो, 8/24/5, वटे वाला 5 घूम करके ऊपर आ जाएगा, ठीक। 8 1 8 8 3 24, ये भी कितना आ गया, 5/3 आ गया। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आ गया, ठीक। तो ये वाली कंडीशन है तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, ओके। अब आगे दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि इसमें 27 जोड़ें तो इस संख्या के अंक पलट जाते हैं, वो संख्या क्या है। अब देखिए कि अगर ये क्वेश्चन आपको दे रखा 3 या 4 अंक में तो इसको पूरी फुल डिटेल के साथ करना पड़ेगा और लगभग 3 मिनट का समय लगता है इसमें। लेकिन अगर ये एमसीक्यू क्वेश्चन है तो आपको सिर्फ एक अंक ही इसका मिलना है और आपको ABCD और साथ में आंसर ही तो लिखना होता है। तो हम क्यों ना इसको ऑप्शन से निकाल लें डायरेक्ट मेथड से कि अंकों का योग 9 है। तो यहाँ देखिए 2 और 5 7, अंकों का योग यहाँ पर 7 है तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो इसका हो नहीं सकता। अब दूसरे ऑप्शन में 7 और 2 9, 6 और 3 9, 3 और 6 9, इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा। अब एक कंडीशन तो यहाँ सेटिस्फाई तीनों में हो जाती है कि अंकों का योग इसका भी 9 है, इसके अंकों का योग भी 9 है और इसके अंकों का योग भी 9 है। अब कहता है कि इसमें 27 जोड़े तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। 27 जोड़ के देखो, 2 और 7 9, 7 और 2 9, अंक 72 का 27 तो नहीं हुआ, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है। और इसमें अगर मैं 27 जोड़ूं तो 7 और 3 10, 1 और 6 7 और 2 9, ये भी बात नहीं बनी। इसमें 27 जोड़ूंगा तो 7 और 6 13 और 4 2 6 63। देखिए 36 का क्या बन गया, 63।
तो 27 जोड़ने पर अंकों का स्थान बदल गया। ठीक, अंक पलट गए कि 3 की जगह 6 आ गया, 6 की जगह 3 आ गया, पलट गए ना अंक। तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। तो अगर ऐसे एमसीक्यू दे रखे हो ना तो उसको सीधा डायरेक्ट आप कर लिया करो। अब आइए प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पर सभी क्वेश्चंस के लिए एक जनरल इंस्ट्रक्शन है कि दिए हुए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। यानी इस पूरी प्रश्नावली में आपको सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन दे रखे हैं, 13 क्वेश्चन, और 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने ध्यान से समझना है। अब यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दे रखा है उसमें आपको एक समीकरणों का युग्म दे रखा है और कहता है कि आलेखीय रूप से ये समीकरणों का युग्म जो है 2 रेखाएं निरूपित करता है। वो तो बात सिंपल सी, हमें पहले ही पता है कि अगर एक समीकरण है तो एक रेखा को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ युग्म है यानी 2 समीकरण है तो 2 रेखाएं तो निरूपित करेगा ये। ठीक है, तो कहता है कि ये दोनों रेखाएं जो है वो ठीक एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, संपाती है, समांतर है। तो यहाँ पर 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद तो 2 रेखाएं कर ही नहीं सकती, इसका मतलब बी ऑप्शन तो शुरू में ही रिजेक्ट कर दो। ठीक, अब रह गई बात इन तीनों में से फैसला करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 इनको कंपेयर कर लो। यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 एकम 2 2 3 6 यानी 3/1 है, माइनस से माइनस कट गया, ये भी 3/1 है। तो ये तो आपस में बराबर हो गए, लेकिन ये तो बराबर नहीं है। ठीक, तो कंडीशन आपकी यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या होगी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 का। अब लास्ट में जाके काम बिगड़ गया, तो इसका मतलब इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो इसका मतलब जो 2 रेखाएं होगी वो किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगी। किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद ना करने वाली रेखाएं कौन सी होती है, समांतर रेखाएं होती है। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अब सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह से है। यहाँ पर आपको दे रखा है कि x + 2y + 5 बराबर 0 और -3x - 6y + 1 बराबर 0। यह समीकरण युग्म दे रखा है। पूछता है कि इसका एक अद्वितीय हल है या ठीक 2 हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है या कोई हल नहीं है। अब देखो 2 हल तो होते ही नहीं, ये वाला ऑप्शन तो इसको बेचारे को धक्के से बनाना पड़ रहा है, क्योंकि 4 ऑप्शन बनाने होते हैं। तो है अपने पास 3, यहाँ पर पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, अब इन तीनों में से फैसला करना है। उसके लिए आपको ये रेशियो कंपेयर करनी है कि A1/A2 x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, 1/-3, 2/-6 और 5/1। ठीक, इसको कट कर लो 1/3, तो ये भी 1/3 विद नेगेटिव साइन है, ये भी 1/3 विद नेगेटिव साइन है, लेकिन ये 5/1 है। तो ये तो आपस में बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो कंडीशन क्या होगी इस क्वेश्चन की कि A1/A2 = B1/B2। यहाँ बराबर, लास्ट में काम खराब। ठीक, तो इसका मतलब इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे थर्ड क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत है तो इसके आलेख की रेखाएं होगी। अब कोई युग्म संगत है, संगत में देखिए कि एक हल भी हो सकता है और अपरिमित रूप से अनेक हल भी हो सकते हैं। अगर एक हल होगा तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ठीक, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होगी, यानी संपाती रेखाएं होगी। ठीक, तो संगत युग्म के लिए आपके पास 2 ही ऑप्शन है। कौन कौन से, एक हल या अपरिमित रूप से अनेक हल। एक हल के लिए कौन सी रेखाएं होती है, प्रतिच्छेदी रेखा होती है, और अनेक हल यानी अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए जो है संपाती रेखाएं होती है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। और अगर यहाँ संगत की जगह असंगत पूछता तो असंगत के लिए तो एक ही है, समांतर रेखाएं होती है बस। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन देख के कई बच्चे घबरा जाते हैं, कहते हैं सर कि इसमें दो चर वाला रैखिक समीकरण तो दे ही नहीं रखा। ठीक है, फिर हम इसका a1/a2 b1/b2 c1/c2 कैसे कंपेयर करें, और वो जब तक कंपेयर नहीं करेंगे तो इनमें से क्या पता लगेगा कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो यहाँ देखो, आपको कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको दे रखा है y=0 एंड y=-7। क्या दोनों चीज एक साथ हो सकती है क्या, कि y 0 भी हो जाए -7 भी हो जाए? कोई संख्या ऐसी हो सकती है? या फिर आप ऐसा कर लो, तो ये दो समीकरण हो गए, इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी ना, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होती है। तो 0 बराबर -7 क्या चीज पॉसिबल है क्या? क्या 0 -7 के बराबर होता है? कभी नहीं होता, गलत है ये बात। कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है कि इसका कोई हल नहीं है। ठीक, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, ज्यादा इसमें माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं है। अब अगला क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा दे रखा है इन्होंने, कहता है कि समीकरण x बराबर a और y बराबर b का युग्म आलेखीय रूप से वे रेखाएं निरूपित करता है जो समांतर है, बी ए पर प्रतिच्छेद करती है, संपाती है, बिंदु ए बी पर प्रतिच्छेद करती है। अब कई बच्चों की एक टेंडेंसी होती है कि यहाँ से 4 ऑप्शन देखो, जचा के तुक्का मारो, भी कौन सा सेट बैठ गया वो ठीक है, अगर पिल गया तो ठीक है, नंबर आ जाएंगे, नहीं तो फिर देखो गलत तो है ही है। ऐसी टेंडेंसी बिल्कुल नहीं रखनी, ये गलत है। आपको इस चीज को सोचना है। अब 1 मिनट के लिए मान लिया कि क्वेश्चन मुझे ही नहीं आता, तो मैं क्या करूंगा, इसका आलेखीय रूप जो है उसको सोच तो सकता ही हूँ। जैसे ये हमारा ग्राफ हो गया, ठीक है, ये इसका 0 0 बिंदु हो गया, ये एक्स एक्स हो गया और ये वाई एक्स हो गया। ध्यान से देखना, और कोई मुश्किल हो तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। अब कहता है x बराबर a, x बराबर a, तो जैसे इसके लिए अगर आप सारणी बनाएंगे ना, तो x बराबर a रहेगा, y की वैल्यू चाहे 0 हो, 1 हो, 2 हो, 1 है तो भी a रहेगा, 2 है तो भी a रहेगा, और -1 है तो भी a ही रहेगी, यानी x की वैल्यू फिक्स होगी a पे। तो जब y की वैल्यू 0 है तब भी x a है, जब y की वैल्यू 1 है तब भी x की वैल्यू 1 है, और y की वैल्यू जब -1 है तब भी इसकी वैल्यू a है। तो x = a का ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक। और इसी तरह से y बराबर b का जो ग्राफ है वो इस तरह से आएगा। मान लिया कि ये बिंदु b है, y बराबर b का ग्राफ इस तरह से आ जाएगा, ठीक। तो ये एक दूसरे को देखो यहाँ प्रतिच्छेद करती है। तो ये बिंदु क्या है, x एक्स पे चलना पड़ा हमें 1 और y एक्स पे चलना पड़ा, x एक्स पे चलना पड़ा a और y एक्स पे चलना पड़ा b। तो ये जो बिंदु है वो क्या है, a b, और a b बिंदु पे दोनों क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो x बराबर a और y बराबर b जो है दोनों जो है a b बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। आगे छठा प्रश्न है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो ना, सवाल समझ आ रहे हो, तो लाइक कर दिया करो बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर छठा क्वेश्चन देखिए कि k के किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 = 0 और 6x - ky = -16 संपाती रेखाएं निरूपित करते हैं। तो अब देखो कि यहाँ पर आपको दे दिया 3x - y प्लस में 8 = 0, दूसरा है 6x - ky, और ये माइनस का 16 है, मैं इधर लेफ्ट में ले आता हूँ, प्लस का 16 हो जाएगा बराबर 0, ठीक। तो संपाती रेखाएं निरूपित करता है, कहता है k के किस मान के लिए ये युग्म संपाती रेखाएं निरूपित कराया। संपाती रेखाओं के लिए कंडीशन क्या है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये कंडीशन होती है। तो ये देख लेते हैं हम कैसे सेटिस्फाई करेगा। ये 3/6 बराबर किसके होना चाहिए, -1/- k बराबर 8/16, ठीक। तो 3 एकम 3 3 दूनी, यानी 1/2 1/2, माइनस से माइनस कट गया, यानी 1/k = 1/2 के बराबर होना चाहिए। तो दोनों तरफ पलट दो तो k बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
के बराबर 2 कोई ऑप्शन है? यस, बिल्कुल है। सी बराबर सी ऑप्शन जो है वो के इज इक्वल टू 2 का है, तो सी जो है ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने। कहता है कि 3x प्लस 2ky बराबर 2। पहला तो क्या दे दिया, 3x प्लस 2ky बराबर 2, और दूसरा दे दिया 2x प्लस 5y प्लस 1। इसको राइट में ले जाता हूँ, -1 हो जाएगा। ठीक, दोबारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो k का मान बताइए कि ये जो समीकरण युग्म है ये समांतर रेखाओं को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको k का मान बताना है। अब समांतर रेखाओं की कंडीशन क्या है भाई, a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2। अब यहां से a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल के देखते हैं, तो ये है 3/2। ये बराबर किसके होने चाहिए, 2k/5 के बराबर होने चाहिए, लेकिन बराबर नहीं होने चाहिए किसके, 2/-1 के। ठीक, तो आप यहां से देख सकते हो 3/2 2/-1 के बराबर तो नहीं होती। ठीक है, तो यानी ये कंडीशन तो है, लेकिन ये जो है आपस में बराबर होने चाहिए। यानी अब इसको सोल्व कर लेंगे, बस k की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर 5 इधर ले जाओ, या 2k/5 बराबर 3/2 दोबारा लिख लिया, आसानी से समझ आ जाएगा। तो k बराबर 3/2, 5 में राइट में ले गया गुणा, और 2 इधर है तो 2 में ले जाऊं। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका 3×5 = 15/2 दूनी 4, 15/4। 15/4 कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसमें? यस, बिल्कुल दे रहा है। अब देखो अगले क्वेश्चन में जो आपको अच्छा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कहता है कि C का वह मान जिसके लिए समीकरणों ये और ये के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो समीकरणों को मैं लिख लेता हूँ, थोड़ा सा समझना आसान रह जाता है राइट करने पर। ठीक है, और 6x - 2y बराबर 3। कहता है कि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हों, ऐसा आपने C का मान बताना है। अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए अपने पास कंडीशन क्या है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए तीनों चीज बराबर होने चाहिए। तो पहले किसी फैसले पे पहुंचने से पहले इसके ये अनुपात इनको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर किया तो मेरे पास निकला c/6, ये दूसरा निकला -1 1/-2, और ये निकला 2/3। ठीक, तो माइनस से माइनस कट गया, 1/2 और ये 2/3, लेकिन यहाँ पर तो ये बराबर नहीं है। अब यही बराबर नहीं है तो क्या ये कंडीशन पॉसिबल है? यहां से सोच के देखो, C की वैल्यू में चाहे कुछ भी रख दूं। ठीक, C की वैल्यू अगर मान लिया मैं 3 रख भी दूं, C की वैल्यू 1 मिनट के लिए मैंने यहाँ पर C हटाकर 3 रख भी दी, तो 1/2 आ गई, तो आपस में बराबर हो गया। ठीक, तो क्या ये इससे कंडीशन बनेगी क्या? सोच के देखो कि a1/a2 बराबर b1/b2 वाले तो बनेगी, लेकिन ये तो बराबर नहीं है, ये अपने हाथ में भी नहीं है। ठीक है, अपने हाथ का मतलब कि C की वैल्यू भी मैं कितनी चेंज करूँ, ये तो चेंज नहीं हो सकती ना। तो इसका मतलब हमारे पास C का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते। इसका D ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब आगे 9th क्वेश्चन में देखिए कि आपको क्वेश्चन तो वही पहले जैसा ही पूछ लिया, लेकिन इसका थोड़ा सा नाम बदल दिया इन्होंने। कहता है कि आश्रित रैखिक समीकरणों के युग्म का एक समीकरण तो ये है, और दूसरा समीकरण कौन सा हो सकता है? आश्रित रैखिक समीकरणों का मतलब है कि अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए एक समीकरण तो ये दे दिया, इसके साथ इसका जोड़ीदार दूसरा समीकरण कौन सा होगा? तो अपरिमित रूप से अनेक हल या आश्रित के लिए कंडीशन क्या है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये वाली कंडीशन है। ठीक, तो इसके लिए देखिए कि -5 पहले को अगर देखो तो -5/10 और 7/14। अब देखो ये संख्या माइनस में आ रही है, प्लस में आ रही है, तो इसका मतलब बराबर नहीं है।
और अपने को चाहिए तीनों अनुपात बराबर, तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता। बी को अगर देखो तो -5/-10, 7/-14। अब ये माइनस से माइनस कट गया तो संख्या प्लस की आ गई, ये माइनस की आ गई, तो ये भी बराबर नहीं है, इसका मतलब बी ऑप्शन भी कैंसिल। सी ऑप्शन देखो, -5/-10, 7/14 और 2/, अब ये 4 जो ना एक बार राइट में ले जाओ, ठीक है, माइनस का 4 हो जाए क्योंकि इधर राइट में है ना, तो ये ध्यान रखना कहीं सीधा 2/4 खींच दो काम को, तो 2/-4। तो ये तो आपस में बराबर हो गए, लेकिन ये दोनों प्लस के, लेकिन ये माइनस का, ये बराबर नहीं हुआ, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पर भी समस्या का हल नहीं है। और अगर चौथा कंपेयर करें तो -5/10 और 7/-14 और 2/-4, तो ये तो माइनस 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 तीनों माइनस के हैं। और 5 दूनी 10, 1/2 हो गया, 7 दूनी 14, ये भी 1/2, ये भी 1/2, यानी ये -1/2, ये भी -1/2 और ये भी -1/2, ठीक। तो ये आपस में इक्वल है। अगर इक्वल है तो इसका मतलब एक समीकरण ये और एक समीकरण ये, अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी ये दोनों आश्रित रैखिक समीकरण होंगे। अब आगे 10th क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक अद्वितीय हल x बराबर 2 और y बराबर -3 वाले समीकरणों का एक युग्म है। कहता है कि जैसे यहाँ पर 4 समीकरण युग्म आपको दे रखे हैं, जिनमें से ये वाला हल किसका है। अब देखो, इन चारों रैखिक समीकरणों को हल करके आप देखेंगे तो कम से कम भी 5 मिनट का समय लग जाएगा, लेकिन हमें MCQ एक जो सोल्व करना होता है वो लगभग आधे मिनट में सोल्व करना होता है। तो अब क्या करें, फास्टेस्ट स्पीड के लिए हम क्या करते हैं कि x और y की वैल्यूज इनमें पुट करके देख लेते हैं। अगर दोनों समीकरण संतुष्ट हो गए तो इसका मतलब ये वाला उस समीकरण का हल है। संतुष्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब अगर एक भी संतुष्ट नहीं हुआ दोनों में से, तो भी ये उस रैखिक समीकरण युग्म का हल आपको नहीं मिलेगा। जैसे मान लिया कि ए पार्ट में अगर इसका रख के देखूं, x की जगह 2 रखा, y की जगह -3 रखा, तो 2 - 3 -1 आ गया। पहली बात तो बन गई इसकी। अगले में देखो, 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस 3 3 9 9 और 4 13 आ गया, लेकिन यहाँ क्या आ रहा, -5। इसका मतलब ये वाला तो नहीं है, ठीक। इसी तरह से आपने बाकी और भी करके देखने हैं। लास्ट में जब आप इसमें पुट करके देखोगे ना, x की जगह पर 2 रखो, y की जगह पर -3 माइनस माइनस प्लस 4 3 12 और -14 बराबर क्या आ गया 0, इधर भी 0 है। और x की जगह पर रखे 2, 5 दूनी 10 और y की जगह पर -3, तो माइनस माइनस +3 और -13, 10 + 3 + के 13 -13 बराबर 0, ये भी सही है। तो इसका मतलब ये डी में जाकर के सेट बैठता था, इसका ऑप्शन डी सही रहेगा, ठीक है। ये दोनों मैंने पहले ही कैलकुलेट करके देख रखे थे आपका समय बचाने के लिए, ओके। आपने सारे एक बार पुट करके देख लेने हैं। अब आगे 11th क्वेश्चन में कहता है, यदि x बराबर a और y बराबर b समीकरणों x - y बराबर 2 और x + y बराबर 4 का हल है, तो a और b के मान क्रमशः क्या क्या होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये 2 समीकरण दे रखे हैं, इसका हल बताना आपने, ठीक है। तो x - y बराबर 2 है और x + y बराबर 4 है, ठीक। इसको सोल्व करने के लिए हम विलोपन विधि का इस्तेमाल करते हैं। विलोपन विधि में क्या होता है कि x या y के कोफिशिएंट आपने बराबर करने होते हैं। तो यहाँ पर x के कोफिशिएंट इक्वल है, तो x के गुणांक जो बराबर है, गुणांक बराबर करके इनको आपस में घटा देते हैं। घटाने पर क्या है कि ये प्लस का x, ये माइनस का x कैंसिल हो जाएंगे। घटाते समय क्या है, नीचे वाले निशान चेंज करके जोड़ना ही होता है वास्तव में, ठीक है। तो निशान चेंज करके जोड़ेंगे तो ये प्लस का x और ये माइनस का x ये कैंसिल हो जाएंगे। ये -2y और ये प्लस का 2 और माइनस का 4, नीचे वाला निशान काउंट करना होता है, -2, y बराबर 1 आ गया। y बराबर 1 आप इनमें से किसी समीकरण में पुट कर दो, x - 1 बराबर 2
तो x बराबर ये एक इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो x बराबर 3 और y बराबर 1, x बराबर 3 और y बराबर 1 जो है इस समीकरण युग्म का हल होगा। तो सी ऑप्शन सही होगा इसका। अब आगे लास्ट दो क्वेश्चन है, उनमें वर्ड स्टेटमेंट दे रखी है, यानी आपको शब्दों में कोई समस्या दे रखी है और उसका पहले तो आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाने होंगे, फिर उनको सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको दे रखा है कि अरुणा के पास केवल 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल 50 सिक्के हैं तथा कुल धनराशि 75 रुपए है तो 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्रमशः है। तो देखिए जो दे रखा है उस पर सोचिए आप कि 1 रुपए के और 2 रुपए के सिक्के हैं, तो सिक्कों की संख्याएं पूछी है, जो चीज पूछी है वो x और y है। ठीक, तो माना 1 रुपए के सिक्कों की संख्या x और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या y है। तो यहाँ पर पहली जो कंडीशन दे रखी है कि कुल 50 सिक्के हैं, यानी x प्लस y बराबर कितना है 50 है। कुल धनराशि 75 रुपए है। तो जैसे 1 रुपए का एक सिक्का होगा तो धनराशि 1 रुपए होगी, 2 सिक्के होंगे तो 2 रुपए होगी, 3 सिक्के हैं 3 रुपए होगी, x सिक्के हैं तो x रुपए धनराशि होगी। ठीक, और 2 रुपए वाला अगर एक सिक्का है तो 2 रुपए धनराशि होगी, 2 है तो 2 दूनी 4 रुपए धनराशि होगी, 3 है तो 3 दूनी 6 रुपए धनराशि होगी, 10 है तो 10 दूनी 20 रुपए धनराशि होगी, और y है तो y गुणा 2 y रुपए धनराशि होगी। ठीक, और कुल धनराशि कितनी दे रखी है इन्होंने 75 रुपए। तो x प्लस है 2y बराबर कितना 75। ठीक, अब देखिए फिर यहाँ x का गुणांक बराबर है तो विलोपन विधि लगा दो इसमें। विलोपन विधि में अगर गुणांक बराबर नहीं है तो गुणांक इनको गुणा करके बराबर कर लेते हैं हम, लेकिन यह ऑटोमेटिकली है तो इसको सीधा घटा देते हैं। घटाने के लिए नीचे वाले निशान पलट के जोड़ना ही होता है बस। ये प्लस का x ये माइनस का x कैंसिल, प्लस का y माइनस का 2y तो माइनस y, प्लस का 50 माइनस का 75 तो माइनस 25, तो y बराबर आ गया 25। y बराबर 25 जब मैं फर्स्ट समीकरण में रखूंगा तो x प्लस 25 बराबर 50, तो x बराबर भी क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब आगे लास्ट क्वेश्चन है, ये कहता है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी है। अब ये एज वाले सवाल है ना, बिल्कुल आसान होते हैं, इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूँ ना ऐसे ही करना आपने। पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी है। 4 वर्ष के बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी। पुत्र और पिता की वर्तमान आयु क्रमशः क्या होगी। अब देखो कि जैसे मान लेते हैं कि ये तो पुत्र है, ठीक, और ये जो है पिता है, ठीक। तो अब जो छोटे वाला होता ना उसकी, या फिर इसमें से ऐसा कर लो कि एक की आयु x मान ली, दूसरे की आयु y मान लो, क्योंकि 2 चर वाला रैखिक समीकरण बनाना है। अब पहली कंडीशन ये कहता है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी है, ठीक। तो ये y राइट साइड में ले जाइए, तो 6x माइनस वाई बराबर 0 हो जाएगा। एक समीकरण तो ये बन गया। दूसरी कंडीशन कहता है कि 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद भाई पुत्र भी बड़ा हो गया, पिता भी बड़ा हो गया, 4-4 साल दोनों में जोड़ दो। 4 वर्ष बाद की बात करेंगे तो बड़े ही होंगे, दोनों बड़े होंगे तो 4-4 साल में जुड़ेंगी। तो कहता है कि 4 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी। अब पिता जो है वो पुत्र की आयु का 4 गुना हो गया, ठीक। तो अब देखो भाई क्या सीन बनता है यहाँ पर। y प्लस 4 बराबर 4x प्लस 16, राइट साइड में ले जाए सारा कुछ और संख्या ले जाओ लेफ्ट में। तो यहाँ से 4x माइनस वाई बराबर 16 इधर लेके जाऊंगा तो माइनस के 12, ठीक।
तो अब देखिए दो समीकरण ये बन गया आपके पास कि ये दूसरा समीकरण आ गया। पहला समीकरण 6x माइनस वाई बराबर 0 और दूसरा समीकरण 4x माइनस वाई बराबर -12। अब देखो y के गुणांक बराबर है, y का गुणांक -1 इधर -1 तो घटा दो, घटाएंगे तो नीचे वाले साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस का, माइनस वाला प्लस का, माइनस वाला फिर प्लस का, ये प्लस का था तो ये माइनस का निशान है, ध्यान रखना इसका। तो 6 में से 4 घटेंगे 2x, माइनस का y प्लस के y से कैंसिल बराबर 12। नीचे वाला निशान काउंट करना अपने, x बराबर आ गया 6, x बराबर 6 उठा करके यहाँ रख दो, तो x बराबर 6 यहाँ रखेंगे तो y बराबर 6 चाहिए 36, तो y बराबर 36 और x बराबर 6, तो x बराबर 6 और y बराबर 36 जो है वो ऑप्शन आपके आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और बढ़िया क्वेश्चन है वो, तो आपने वो लेक्चर में मिस नहीं करना है, नेक्स्ट लेक्चर में मिस नहीं करना है। और आपको मेरा ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।